इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर द एडवांसेस। ऑडिटर एग्जामिन करता है एफिकेसी ऑफ द वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द एडवांसेस, ताकि वो डिटरमाइन कर पाए नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इन जनरल तो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं ओवर द एडवांसेस, उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, इंटरनलाइज किया जाता है फॉलोइंग। बैंक शुड मेक एन एडवांसेस, बैंक एडवांसेस देगा जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है खुद से के क्रेडिट वर्दीनेस, जब वो चेक कर लेता है फॉलोवर्स की, एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग, और जब वो ऑब्टेन कर लेता है सेक्शन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द बैंक। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एग्रीमेंट्स आता है, डिमांड प्रॉमिसरी नोट्स आते हैं, लेटर ऑफ द हाइपोथिकेशन आता है, एक्सेट्रा, उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए पार्टीज़ के द्वारा बिफोर एडवांसेस आर मेड, मतलब एडवांसेस देने के पहले। कंप्लायंस होना चाहिए टर्म्स ऑफ द सेंक्शंस का, एंड एंड यूज़ क्या हो रहा है फंड्स का, वो भी इंश्योर कर लेना है। सफिशिएंट मार्जिन एज स्पेसिफाइड इन द सेंक्शन लेटर, सफिशिएंट मार्जिन जो भी स्पेसिफाइड किया गया है सेंक्शन लेटर के अंदर, उसको भी रखना है अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़, ताकि कवर कर पाए अगर कोई डिक्लाइन हो जाता है इन द वैल्यू ऑफ द मार्जिन, इन द वैल्यू ऑफ देयर, इन द वैल्यू देयर ऑफ, मतलब ये सिक्योरिटी की वैल्यू के अंदर अगर कोई डिक्लाइन हो जाता है तो हम लोग क्या कर पाएँ, कवर्ड कर पाएँ। द अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट मार्जिन नीड टू बी एंश्योर्ड एट रेगुलर इंटरवल टाइम के ऊपर ये सफिशिएंट मार्जिन देखते रहना है। अगर सिक्योरिटीज टेकन की जाती है इन द नेचर ऑफ द सेल्स या तो डिबेंचर, सेल्स या तो डिबेंचर के फॉर्म के अंदर या तो एक्सेट्रा के फॉर्म के अंदर अगर सिक्योरिटीज ली जाती है, तो ओनरशिप जो होती है सेम उसको ट्रांसफर कर देना होता है इन द नेम ऑफ द बैंक, एंड द इफेक्टिव कंट्रोल्स ऑफ सच सिक्योरिटीज, इफेक्टिव कंट्रोल्स इन सिक्योरिटीज़ का रिटेन करके रखना होता है एज अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट करके रखना होता है उसको। ऑल सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड इन रजिस्ट्रेशन, जितनी भी सिक्योरिटीज़ है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी रजिस्टर्ड करके रखना है इन द नेम ऑफ द बैंक्स, या तो अदरवाइज एक्कम्पनीड बाय द डॉक्यूमेंट जो कि सफिशिएंट होता है, तो गिव द टाइटल टू द बैंक। इन केस द गुड्स इज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, अगर गुड्स मुड के पोजीशंस है बैंक के पास, मतलब गुड्स पड़े हुए हैं बैंक के पास, तो उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ द पैकेजेस शुड बी टेस्ट चेक्ड, जो भी पैकेजिंग किया गया है उसको टेस्ट चेक करते रहना है एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट के टाइम पे। द गोडाउन शुड बी फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्टेड, जो भी गोडाउन है उसको फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए बाय द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर जहाँ पर ये गुड्स पड़े हुए हैं उसको, ऑफ द ब्रांच कंसर्न के, इन एडिशन टू द इंस्पेक्टर्स ऑफ द बैंक्स। इंस्पेक्टर तो करेगा ही जो भी बैंक का होता है वो, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की भी जिम्मेदारी कर दी जाती है कि आप भी फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट कीजिए उसको। ड्राइंग पावर रजिस्टर शुड बी अपडेटेड, ड्राइंग पावर का रजिस्टर अपडेट होना चाहिए हर मंथ टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हाइपोथिकेटेड, ताकि रिकॉर्ड किया जा सके जो भी सिक्योरिटी हाइपोथिकेट की गई है। दिस एंट्री शुड बी चेक्ड बाय द ऑफिसर, ये एंट्री कौन चेक करेगा, ऑफिसर चेक करेगा। द अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सेंक्शन लिमिट, अकाउंट जो होता है वो केप्ट किया जाता है दोनों के अंदर, ड्राइंग पावर एंड सेंक्शन लिमिट के अंदर। ऑल द अकाउंट्स विच एक्सीड द सेंक्शन लिमिट और द ड्राइंग पावर और अदरवाइज इरेगुलर शुड बी बॉट टू द नोटिस टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी रेगुलरली। ऐसा कुछ हो जाता है कि जो एक्सिट कर जाता है कोई भी अकाउंट, अगर सेंक्शन लिमिट या तो ड्राइंग पावर या तो अदरवाइज इरेगुलर हो जाता है, तो उसको नोटिस में लाना है, किसको, कंट्रोलिंग अथॉरिटी की नोटिस में लाना है उसको रेगुलरली। द ऑपरेशंस ऑफ ईच एडवांस अकाउंट शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, जो ऑपरेशन होता है हर एडवांस का, एडवांस अकाउंटिंग का, उसको रिव्यू करना पड़ता है एक बारी हर साल, एंड एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल इन केस ऑफ द लार्ज एडवांसेस, और फ्रीक्वेंटली अगर करना पड़ता है जब लार्ज एडवांसेस होते हैं तब। ये हम लोग बाद में देखेंगे, ट्रस्टी और अंडरस्टैंडिंग। इनकम्स देखते हैं, फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर द हेड इंटरेस्ट अर्न के अंदर क्या क्या आता है, तो इंटरेस्ट डिस्काउंट, इंटरेस्ट आता है, डिस्काउंट ऑन द एडवांसेस आता है, बिल्स आता है, इंटरेस्ट इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट आता है, इंटरेस्ट ऑन द बैलेंसेस विद द आरबीआई एंड द अदर इंटर बैंक फंड्स आता है। अदर के अंदर क्या आता है, ये इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कोई भी अदर इंटरेस्ट या तो डिस्काउंट इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द अबव हेड्स। अदर इनकम्स के अंदर क्या आता है, कमीशन आ गया, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज आ गया, इसके अंदर क्या आएगा, दिस आइटम कंप्राइजेस, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो कमीशंस ऑन द बिल फॉर द कलेक्शंस, कमीशन या तो एक्सचेंज और एक्सचेंज ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर्स, एग्जांपल के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, एक्सेट्रा आ गया। कमीशन ऑन द लेटर ऑफ द क्रेडिट एंड द गारंटीज लेटर ऑफ द कंफर्ट्स, लोन्स प्रोसेसिंग अरेंजर एंड syndications fees, mobile banking fees, credit debit card fees income including the annual fees income, merchant acquiring income, interchange fees, etc. Rent from letting out of the lockers, commissions on the government businesses, commission on the other pertained agencies, business including the consultancies and the other services, brokerage on the securities, fees on the insurance referral, commissions on the referral of the mutual fund clients, services या तो transactions, bank
bank charges, including the charge levied for the transactions at the other branches, income from rendering other services like the custodians, demat, investment advisory, cash management, and other fees based services, profit on the sales of the investment, profit या तो lost on the revaluation of the investment, profit on the sales of the land, building या तो other assets, profit या तो loss on the revaluations of the fixed assets, profit on the exchange transactions, इसमें क्या आएगा, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है revaluation gain loss on the forward exchange contracts and the other derivative contracts, premium income या तो expenses on the operations, etc. Income earned by the way of the dividend, etc. from the subsidiaries and the joint venture abroad या तो in India, miscellaneous income, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है. Audit approach and the procedures. Auditors concern in carrying out the audit of the income. जब भी कैरियर आउट किया जाता है ऑडिट ऑफ द इनकम को, द ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न, ऑडिटर प्राइमरीली किसके ऊपर कंसर्न करता है, ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस, वो रीजनेबल एश्योरेंस लेने के ऊपर कंसर्न करता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं जिसके अंदर इनकम अरोज की गई है, मतलब जो भी इनकम ट्रांजेक्शन्स जो भी इनकम बताई गई है वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही बताई गई, ट्रांजेक्शन हुआ है उससे ही इनकम आई है, विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, और वो रिलेवेंट पीरियड के अंदर ही किया गया है, एंड पर्टेन टू द बैंक देयर इज नो अनरिकॉर्डेड इनकम, कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं है, एंड इनकम इज रिकॉर्डेड एट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट, और इनकम जो भी है वो रिकॉर्ड की गई है अप्रोप्रिएट अमाउंट पे. इन शॉर्ट बोले तो असल सेंस की बात की जा रही है. RBI's डायरेक्शंस, RBI हैज़ एडवाइज दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एनी इनकम, कोई भी इनकम के रेस्पेक्ट के ऊपर RBI ने डायरेक्ट किया गया है कि जब अगर वो एक्सीड कर जाती है 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द बैंक, इफ़ द इनकम इज रिकॉर्ड ऑन द क्रॉस बेसिस और 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, इफ़ द इनकम इज रिकॉर्ड ऑन द कॉस्ट बेसिस. अगर किसके बेसिस के ऊपर किया गया है यहाँ पर, अगर क्रॉस बेसिस पे है तो किसका 1% लेना है, तो 1% ऑफ द टोटल इनकम का लेना है. और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेसिस के ऊपर अगर हम लोग अकाउंट करते हैं तो मतलब यहाँ पर अगर नेट कॉस्ट के बेसिस के ऊपर है तो किसके ऊपर लेना है, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बेसिस पे लेना है अगर इनकम अकाउंट की जाती है तो. शुड बी कंसिडर्ड ऑन द अक्रूवल एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अक्रूवल के बेसिस के ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है इनकम को. उसके बाद देखते हैं मटीरियलिटी. इफ़ एनी आइटम, अगर कोई भी आइटम ऑफ द इनकम नॉट कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, अगर वो मटीरियल नहीं होती एज पर द नॉर्म्स के हिसाब से, तो रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड एंड द ऑडिटर नीड्स नॉट क्वालिफाइड द रिपोर्ट्स इन सच अ सिचुएशंस, और ऑडिटर को उसको उस सिचुएशंस के अंदर उसको क्वालिफाइड नहीं देनी है रिपोर्ट अगर वो चीज़ मटीरियल नहीं है तो. रेवेन्यू सर्टेनिटीज़, बैंक्स रिकॉग्नाइज द इनकम, बैंक रिकॉग्नाइज करती है इनकम, इसके अंदर क्या क्या आएगी, इंटरेस्ट हो गया, फीस हो गया, कमीशन हो गया, अक्रूवल बेसिस के ऊपर, दैट इज और इट एज इट अर्न्स, दैट इज एज इट अर्न्स, जब भी अर्न की जाती है. इट इज़ एन एसेंशियल कंडीशन, ये एसेंशियल कंडीशन होता है फॉर द अक्रूवल ऑफ द इनकम, दैट इज शुड नॉट बी अनरीजनेबली बी एक्सपेक्टेड इट्स अल्टीमेट कलेक्शंस, यानी अभी तक कलेक्शन हुआ नहीं है. अक्रूवल में क्या होता है, हम लोग पहले इसे रिकॉर्ड कर देते हैं उसके बाद कलेक्शन आता है. इन मॉडर्न डेज बैंकिंग के अंदर जो एंट्रीज होती है फॉर द इंटरेस्ट इनकम ऑन द एडवांसेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड थ्रू द बैच प्रोसेस इन द CBS सिस्टम, ऑटोमेटिकली आ जाती है इनकम मॉडर्न के अंदर CBS की मदद से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. Revenue uncertainty, in view of the significant uncertainty regarding the ultimate collection of the income, uncertainties होती है अगर कलेक्शन ऑफ द इनकम को लेकर, अराइजिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द NPA के केस के अंदर, तो जो गाइडेंस रिक्वायर्ड है कि बैंक को शुड नॉट रिकॉग्नाइज द इनकम और बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज द इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक रिकॉग्नाइज नहीं करेगी इनकम NPA के ऊपर जब तक वो एक्चुअली रिलीज नहीं होती, मतलब जब तक रिसीव नहीं होती. अर्न के बेसिस पे फिर नहीं करना है, फिर रिसीव के बेसिस पे करना है. व्हेन द क्रेडिट फैसिलिटीज इज क्लासिफाइड एज एन NPA, जब भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है फर्स्ट टाइम के अंदर, तो इंटरेस्ट जो अक्रूड होता है एंड जो क्रेडिट कर दिया गया होता है टू द इनकम अकाउंट के अंदर इन करस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस ईयर, उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको रिवर्स करना पड़ता है. जो कि अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ था उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है या तो प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है. दिस विल अप्लाइड टू द गवर्नमेंट गारंटीज अकाउंट्स ऑल्सो, गवर्नमेंट की गारंटी के अकाउंट्स जो भी होते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ अप्लाइड करनी पड़ती है. मतलब क्या करना पड़ता है हमको, रिसीव बेसिस पर फिर अकाउंटिंग करना पड़ता है. वैसा लिखा गया है. एडवांस अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन द एडवांसेस अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, NSCs, IVPs, KVPs, and the life insurance may be taken to the income accounts on the due date
इनको इनकम अकाउंट्स के लिए ले जाना पड़ता है जब भी ड्यू डेट होती है तब। प्रोवाइडेड द एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स, जब भी एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल होती है तब तक, मतलब एडिक्वेट मार्जिन जब तक चलेगी वहाँ तक इसको क्या हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे, जो हमने पहले पढ़ लिया था। बिल्स परचेस, इन केस ऑफ द बिल्स परचेस आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर्स, द डिस्काउंट रिसीव्ड देयर ऑन शुड बी प्रॉपर्ली अपोर्शन्ड बिटवीन द 2 ईयर्स। यहाँ पर रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट की बात की जाएगी। द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या तो रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट, that is where the part of the receipt comprising the discount charges on the bills purchased relate to the period beyond the year and should be recorded as other liabilities। other liabilities के अंदर डालना है। इंटरेस्ट या तो डिस्काउंट कंपोनेंट पेड बाय द बैंक या तो ब्रांच ऑन द री-डिस्काउंटेड ऑफ द बिल्स फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट नेटेड ऑफ, उसको नेट ऑफ नहीं कर देना है, फ्रॉम द डिस्काउंट अर्नड ऑन द बिल्स डिस्काउंटेड। यानी कि यहाँ पर जो भी बैंक या तो ब्रांचेस ने री डिस्काउंट किया गया है बिल्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको नेट ऑफ करके नहीं बता देना है। जो भी डिस्काउंट ऑन किया गया है ऑन द बिल डिस्काउंट्स पे, उसके साथ नेट ऑफ करके नहीं बता देना है, यहाँ पर दोनों को सेपरेटली बताना है। बिल्स फॉर द कलेक्शन, इन केस ऑफ द बिल्स फॉर द कलेक्शन, बिल्स फॉर द कलेक्शन की केस के अंदर द ऑडिटर should also examine, auditor examine करेगा procedure for crediting the parties on whose behalf the bill has been collected। the procedure is usually such that the customer's accounts is credited only after, customer का account credit किया जाएगा जब bills जो है वो actually been collect हुए होंगे from the drawee either by the bank itself या तो through the its agents etc। the procedure is in consonance with the nature of the obligations of the banks। in respect of the bills for the collections, the commissions of the branch becomes due only when the bills has been collected। commission कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब बिल्स जो है वो कलेक्ट की जाएंगे, वहाँ तक क्या रहेगा, कमीशन जो होती है ब्रांच का वो ड्यू रहेगा। ओनली व्हेन द बिल्स हैज़ बीन कलेक्टेड, जब तक बिल्स कलेक्ट नहीं किए जाते वहाँ तक। री नेगोशिएशंस, फीस एंड द कमीशंस अर्नड बाय द बैंक्स एज अ रिजल्ट ऑफ द री नेगोशिएशंस या द रीशेड्यूलिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड on the accrual basis over the period of the times covered by the renegotiations या तो rescheduling extensions of the credit that यहाँ पर test check the interest earned by the banks on the sample selected, मतलब ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट चेक करेगा इंटरेस्ट अर्न कितना किया गया है सैम्पल बेसिस के ऊपर। टेस्ट चेक द फीस एंड द कमीशंस अर्नड बाय द बैंक्स मेड फॉर द कमीशंस ऑन द बिल्स फॉर द कलेक्शंस लेटर ऑफ द क्रेडिट एंड द बैंक्स गारंटीज, इन सब का कर लेगा वो टेस्ट चेक रीनेगोशिएशन के केस में। रिवर्सल ऑफ द इनकम, अगर एडवांसेस इंक्लूडिंग द बिल परचेस एंड द डिस्काउंट बिकम एनपीए, अगर वो एनपीए हो जाता है क्लोजिंग के ऊपर कोई भी ईयर पे, तो जो एंट्री होती है इंटरेस्ट की वो अक्रूड की गई होती है एंड क्रेडिट की गई होती है इनकम अकाउंट के अंदर पास्ट पीरियड्स के अंदर, तो उसको रिवर्स करना पड़ता है एंड प्रोवाइड करना पड़ता है अगर वो रियलाइज्ड नहीं हुए हैं तो, मतलब क्या करना पड़ता है, फिर उसको अक्रूवल में से हटाना पड़ता है। दिस विल अप्लाइज टू द गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट ऑल्सो, ये गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट्स के अंदर भी अप्लाई करना पड़ता है हमको, यानी जो भी अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किए गए थे इंटरेस्ट, उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द एनपीएस फीस कमीशंस एंड द सिमिलर इनकम दैट हैव अक्रूड शुड सीज टू अक्रू इन द करंट पीरियड एंड शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर विथ रेस्पेक्ट टू द पास्ट पीरियड इफ अनकलेक्टेड, यानी जो भी अक्रूवल बेसिस के ऊपर किया गया था अकाउंटिंग उसको सीज कर देना पड़ता है। और अभी से हम लोग क्या करेंगे, फिर एनपीए हो जाएगा तो कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करना चालू कर देंगे, मतलब जब रिसीव्ड होगा तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसका। फर्दर इन केस ऑफ द बैंक्स विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज द इनकम इन द पास्ट, अगर किसी ने रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर दी है, बैंक ने अगर रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर दी है इनकम पास्ट के अंदर, तो उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इफ वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इनकम ड्यूरिंग द करंट ईयर, रिवर्स द इंटरेस्ट, रिवर्स करना पड़ेगा उसका भी इंटरेस्ट अगर रिकॉग्नाइज की जाती है एज एन इनकम करंट ईयर के अंदर तो, और मेक द प्रोविजंस फॉर द इक्विवेलेंट अमाउंट, और प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा उसका अगर रिकॉग्नाइज की जाती है एज एन इनकम इन द प्रीवियस ईयर, अगर उसको रिकॉग्नाइज किया गया था इनकम एज अ प्रीवियस ईयर, यानी बैंकिंग ने गलती कर दी दिखी, एनपीए हो गया, अकाउंट्स को क्या कर दिया था, इंटरेस्ट अभी भी चालू रखा था, तो उसके अंदर क्या करती है, अक्रूवल बेसिस के ऊपर से हटाकर उसको किस बेसिस के ऊपर रहना पड़ता था, रेसिव बेसिस के ऊपर रखना पड़ता था, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ता है, रिवर्सल करनी पड़ती है। फर्दर मोर द ऑडिटर शुड एनक्वायर if there are any large debits, ऑडिटर को ये इंक्वायर करना पड़ेगा कि अगर कोई लार्ज डेबिट्स हैं इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट्स दैट हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन्ड अभी तक नहीं किया गया है,
इट शुड बी enquired whether there is any communications, क्या कोई communication किया गया है borrower के साथ, pointing out differences in the interest charge, और पॉइंट किया गया है उसको, मतलब बताया गया है कि इतना आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, एंड वेदर द अप्रोप्रिएट एक्शन, और क्या एक्सप्रोप्रिएट एक्शंस क्या क्या लिए हैं बैंक मैनेजर ने, वो भी सब ऑडिटर को पूछना पड़ता है. On the leased assets, the components of the finance इनकम, जो कंपोनेंट्स होती है फाइनेंस इनकम की, एज पर AS 19 लीजिंग के हिसाब से, ऑन द लीस्ट असेट्स विच वॉज अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट्स बिफोर द असेट बिकम नॉन परफॉर्मिंग. उसको अक्रूड एंड क्रेडिट किया जाता है इनकम अकाउंट के अंदर बिफोर, मतलब पहले ही जब NPA नहीं हुआ था तब, एंड रिमेनिंग अनरियलाइज्ड, जो भी अनरियलाइज्ड होता है उसको रिवर्स किया जाता है या तो प्रोवाइड किया जाता है इन द करंट अकाउंट पीरियड. ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, बैंकिंग के चैप्टर के अंदर, और यहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट्स होती है वो भी सब वहाँ पर दिखाई जाती है. तो शुड बी रिवर्स या तो प्रोवाइडेड फॉर इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, उसको रिवर्स करना पड़ता है या तो प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर. टू टेक आउट फाइनेंस, अ टेक आउट लोन इज़ अ मेथड. टेक आउट लोन क्या है, एक मेथड है ऑफ द फाइनेंसिंग वेर बाय, जो लोन होती है वो प्रोक्योर की जाती है लेटर के अंदर, यूज्ड टू रिप्लेस द इनिशियल लोन, मतलब इनिशियल लोन की जगह पर दूसरी लोन दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है. मोर स्पेसिफिकली अ टेकन लोन और द टेक आउट फाइनेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ये होती है दैट लेंडर प्रोमिसेस टू प्रोवाइड एट अ पर्टिकुलर डेट. लेंडर प्रॉमिस करता है प्रोवाइड करने के लिए पर्टिकुलर डेट के ऊपर, या तो व्हेन पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर द कंप्लीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट आर मीट, जब भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो होता है कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट का वो मीट हो जाता है तब. टेक आउट लोन्स आर कॉमनली यूज्ड इन द प्रॉपर्टी डेवलपमेंट. ये कहाँ पर यूज़ की जाती है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर यूज़ की जाती है. इन द केस ऑफ द टेक आउट फाइनेंस, इफ बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिकवरी, रिकॉर्ड के रिकवरी के बेसिस के ऊपर, द अकाउंट्स इज क्लासिफाइड, अकाउंट को क्लासिफाइड किया जाता है NPA, किसके द्वारा, लीड बैंक के द्वारा. इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज द इनकम, इसको रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी इनकम जब तक रिलीज हो जाता है फ्रॉम द बोरोवर या तो टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशंस, अगर अरेंजमेंट की जाती है ऐसी कोई तो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, एक्सपांड द सोर्स ऑफ द फाइनेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक्सपांड करने के लिए, उसको सोर्स देने के लिए, फाइनेंस का सोर्स देने के लिए ये किया जाता है. बाय फैसिलिटेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज को पार्टिसिपेट किया जाता है, यानी ज़्यादा बैंक मिलकर यहाँ पर लोन देती है. टू एड्रेस द सेक्टोरियल ग्रुप या तो एंटिटीज एक्सपोजर्स इश्यूज एंड द एसेट लायबिलिटीज इन मिसमैच कंसर्न्स ऑफ द टेंडर. To boost the availability of the longer tender debt finance for the project, यानी लॉन्गर टेंडर के डेट फाइनेंस होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया जाता है. ऑन द पार्शियल रिकवरी इन द NPAs, पार्शियल रिकवरी अगर होती है NPAs के अंदर तो क्या किया जाता है, इन एब्सेंस ऑफ द क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन, अगर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं किया गया है बैंक और बोरोवर के बिटवीन में, तो क्या किया जाता है, पर्पस ऑफ अपोर्शन ऑफ द रिकवरीज इन द NPAs. क्या पर्पस होगा अपोर्शन करने के लिए रिकवरीज ऑफ द NPAs, दैट इज़ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट यूज, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैसे रिकवर किया जाएगा, कैसे रिकॉर्डिंग किया जाएगा, वो सब यहाँ पर बताया जाएगा. बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, बैंक अडॉप्ट कर सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्सरसाइज कर सकती है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द रिकवरीज इन एन यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर. यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट मैनर के अंदर उसको ये करना पड़ेगा. द अप्रोप्रिएट पॉलिसीज टू बी फॉलोड इज रिकॉग्नाइज्ड इनकम एज पर द AS 9 के हिसाब से इनकम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब सर्टेनिटी अटैच की जाती है टू रियलाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली अमाउंट रिवर्स, और उसके हिसाब से ही अमाउंट को रिवर्स किया जाना चाहिए और डी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए या तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए. इन द पास्ट शुड बी अकाउंटेड, मतलब वही है कि NPA हो गया तो क्या करना है, अक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग को बंद करके कैश बेसिस के ऊपर या तो अर्न बेसिस के ऊपर कर देना है अकाउंटिंग चालू, और जो भी किया गया है पास्ट के अंदर उसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है. इंटरेस्ट पार्टली या तो फुल्ली रियलाइज्ड इन द NPAs, अगर इंटरेस्ट पार्टली या तो फुल्ली रियलाइज्ड हो जाता है NPA के अंदर तो कैन बी टेकन एज एन इनकम, तो उसको हम लोग इनकम मान सकते हैं, उसको इनकम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं. और इट शुड बी एंश्योर्स दैट द क्रेडिट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, जो भी क्रेडिट होता है इंटरेस्ट के टुवर्ड्स के अंदर, मतलब जो भी क्रेडिट किया गया है इंटरेस्ट इन द रिलेवेंट अकाउंट्स आर नॉट आउट ऑफ द फ्रेश या तो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़. ये ध्यान में रखना है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेश या तो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे के उसमें से ही आया हो सेंक्शन टू द बोरोवर्स कंसर्न, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि
फ्रेश लोन दे दी और उसके अंदर से ही उसने पेड कर दिया इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा देख लेना है यहाँ पर। मेमोरेंडम अकाउंट बनाया जाता है ऑन द अकाउंट्स टर्निंग द एनपीए, जब भी अकाउंट्स एनपीए हो जाता है तो बैंक शुड रिवर्स दी इंटरेस्ट, बैंक रिवर्स कर देती है इंटरेस्ट जो कि ऑलरेडी चार्ज किया गया था अक्रूवल बेसिस के ऊपर, एंड नॉट कलेक्टेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड स्टॉप फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरेस्ट, और फिर वो इंटरेस्ट को चार्ज करना बंद कर देती है और एक मेमोरेंडम अकाउंट ओपन करती है और उसके अंदर ये सब चीज़ें चार्ज करती जाती है, इंटरेस्ट को चार्ज करती जाती है। बैंक में कंटिन्यू टू रिकॉर्ड, बैंक कंटिन्यू करती है रिकॉर्ड सच अक्रूवल इंटरेस्ट इन द मेमोरेंडम अकाउंट, ये भी जो अक्रूवल के बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट जो रिकॉर्ड करना होता है उसको मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर डालती जाती है बैंक इन द बुक्स फॉर कंट्रोलिंग पर्पस के लिए। फॉर दिस पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द क्रॉस एडवांसेस द इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द मेमोरेंडम अकाउंट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स। कंप्यूट करने के लिए क्रॉस एडवांसेस को कंप्यूट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द क्रॉस एडवांसेस, यानी क्रॉस एडवांसेस कितना है उसको कंप्यूट करने के लिए ये जो भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है इसको मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। एंड मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जाता है क्रॉस एडवांसेस के अंदर, मतलब क्रॉस एडवांसेस यानी कितनी लोन दी गई है, कितना उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पर दिख जाता है और मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर उसका इंटरेस्ट अक्रूवल के बेसिस के ऊपर दिख जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट को अकाउंट में नहीं लिया जाता क्रॉस एडवांसेस कंप्यूट करने के लिए। इनकम from the investment, interest या तो income on the investment, this includes all the income derived from the government securities, bonds and the debentures of the corporates and the other investment by the way of the interest and the dividend except the income earned। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, क्या, जो भी इनकम अर्न किया जाता है बाय द वे ऑफ द डिविडेंड एक्सेट्रा फ्रॉम द सब्सिडरीज एंड द जॉइंट वेंचर अब्रॉड इन द इंडिया, या तो अब्रॉड से या तो इंडिया के अंदर से अगर सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर्स के पास से डिविडेंड मिला है तो उसको यहाँ पर लेना नहीं होता है। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड ऑन द सिक्योरिटीज परचेस्ड एंड द अमोर्टाइजेशन ऑफ द प्रीमियम ऑन द एसएलआर इन्वेस्टमेंट इज नेट ऑफ, ये दोनों को नेट ऑफ कर दिया जाता है फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट से नेट ऑफ करके बताया जाता है। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड ऑन द सिक्योरिटीज़ परचेज, जो भी ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड किया जाता है सिक्योरिटीज जो भी परचेज की गई है, अमोर्टाइजेशन प्रीमियम जो भी पेड किया जाता है एसएलआर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको नेट ऑफ कर दिया जाता है किससे, इंटरेस्ट इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट से। प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आर डेल्ट इन कोर्स ऑफ द बैंकिंग एक्टिविटीज़ and hence the net profit या तो loss on the sales of the investment is taken to the profit and loss account, इसीलिए तो जो net profit और loss sales of the investment का होता है उसको profit and loss account के अंदर दिखाया जाता है। profit and loss on the revaluation of the investment in terms of the guidelines issued by the RBI की guideline issue जो की गई थी उसके हिसाब से जो investment होता है वो वैल्यूड किया जाता है पीरियडिक इंटरवल के अंदर, एंड डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन से द वैल्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, जो भी डेप्रीशिएशन एंड एप्रीशिएशन होता है, डेप्रीशिएशन मतलब गिरावट और एप्रीशिएशन मतलब उसमें बढ़ोतरी होना, इन द वैल्यू उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड टेकन किया जाता है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंडिचर इज टू बी सोन अंडर द तीन ब्रॉड हेड के अंदर दिया जाता है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एक प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज होता है। इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ये किसके अंदर आता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। इंटरेस्ट ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया या तो इंटरेस्ट या तो इंटर बैंक बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटर बैंक बोरोइंग्स अदर, ये सब किसके अंदर आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, तो पेमेंट टू एंड द प्रोविजंस फॉर द एम्प्लॉइज राइट्स rent, taxes and lightings, printing and stationeries, advertisement and publicity, depreciation on the bank's property, director fees, allowances and expenses, auditor fees and expenses, legal expenses, postal, telegram, phone, etc., repairs and maintenance, insurance, marketing expenses, other expenses. Provisions and contingencies में क्या आता है, provision made in respect of the non-performing assets, provisions for the taxation, provisions for provision for diminutions in the value of the investment यानी घटावट इन्वेस्टमेंट के अंदर, प्रोविजंस फॉर द कंटीजेंसीज, ये सब इसके अंदर आता है, किसके अंदर, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज के अंदर। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जब भी ऑडिट किया जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस का तो ऑडिटर प्राइमरीली कंसर्न होता है विद द असाइनिंग ऑफ द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस, रीजनेबलनेस चेक करता है इंटरेस्ट एक्सपेंस की बाय एनालाइजिंग द रेशियो लगाकर ऑफ द इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पेड किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट के ऊपर, एंड बोरोइंग्स टू द एवरेज क्वांटम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर, और
देखता है, वो एवरेज क्वांटम लगाता है, मतलब कितनी क्वांटिटी के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया गया है, वो रीजनेबलनेस के लगा कर देखता है, रेशियोज़ लगा कर देखता है। रीजनेबलनेस के अंदर क्या क्या होता है, रेशियोज़ लगा कर चेक करता है वो कि इतना इंटरेस्ट है और इस टाइप की सिक्योरिटीज़ पे इतना इतना लग रहा है, तो मतलब ओवरऑल कितना लग रहा होगा, वो ऐसे एवरेज बेसिस के ऊपर, एवरेज क्वांटम के ऊपर लगा कर वो चेक कर लेता है। इन मॉडर्न डेज बैंकिंग के अंदर द एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं मॉडर्न डेज के अंदर, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है CBS सिस्टम के हिसाब से, बैच प्रोसेसिंग के हिसाब से। The auditor should obtain from the bank an analysis of various types of the deposit. ऑडिटर क्या करता है, लेता है बैंक के पास से, एनालाइज करता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग जो होती है एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड की वो देखता है। फ्रॉम सच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इसलिए वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर यहाँ पर सब चेक करता है। फॉर सच इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर मे वर्क आउट वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। ऑडिटर हो सकता है वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट लगा कर भी वर्कआउट कर सकता है। द ऑडिटर may compare this rate with the actual average rate of the interest paid on the relevants। मतलब वो किससे कंपेयर कर सकता है, एवरेज रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेड से कंपेयर कर सकता है। दिस रेट, ये जो रेट आया उसको किससे कंपेयर कर सकता है, एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेड जो भी किया गया है उससे कंपेयर कर सकता है। किसके ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर। एज़ पर दी एनुअल अकाउंट एंड द इंक्वायर इनटू द डिफरेंसेस। और अगर उसको कुछ डिफरेंस मिलता है, इसके अंदर वेरिएशन मिलता है, तो वो इंक्वायर कर सकता है इसके अंदर, अगर कुछ मटीरियल लगता है उसको। तो द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंपेयर द एवरेज रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन द रिलेवेंट डिपॉजिट विद द करस्पॉन्डिंग फिगर्स से वो ये चेक कर सकता है कि इंटरेस्ट पेड कितना है, एवरेज रेट कितना है ऑफ द इंटरेस्ट पेड, करस्पॉन्डिंग फिगर्स यानी प्रीवियस ईयर की फिगर से कंपेयर कर सकता है फॉर द प्रीवियस ईयर। एंड दे एनालाइज एनी मटीरियल डिफरेंसेस, और एनालाइज करके पूछ सकता है कि क्या ये मटीरियल डिफरेंसेस क्यों आ रहा है। ऐसा मैनेजमेंट से पूछ सकता है, बैंकर से पूछ सकता है, बैंक मैनेजर से पूछ सकता है। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द जनरल लेजर ब्रेकअप। ऑडिटर ऑब्टेन करता है जनरल लेजर ब्रेकअप, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी इनकट किया गया है ऑन द डिपॉजिट, सेविंग्स इन द टर्म डिपॉजिट के ऊपर, एंड बोरोइंग ईच मंथ या तो क्वार्टरली, बोरोइंग के ऊपर भी वो देखता है मंथली या तो क्वार्टरली के बेसिस के ऊपर। द ऑडिटर शुड एनालाइज, ऑडिटर एनालाइज करता है मंथ ऑन मंथ या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर द कॉस्ट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट करता है वो रीजंस क्यों वेरिएंसेस आ रहा है पर बेंचमार्क स्टेटेड, जो भी उसने बेंचमार्क लगाया गया होता है उसके हिसाब से अगर उसको लगता है कि कोई वेरिएंस आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है मैनेजमेंट से कि क्यों ये वेरिएंस आ रहा है। ही शुड एग्जामिन वेदर द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो एग्जामिन भी करता है कि ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किया गया है इन द कॉस्ट एनालिसिस एग्रीज विद द जनरल लेजर, क्या ये एग्री कर रहा है ना जनरल लेजर से। मतलब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर रेट कुछ और चल रहा है, जनरल लेजर में देखेंगे तो कुछ और चल रहा है, तो वैसा तो नहीं हो रहा है ना, वो भी सब चेक कर लेता है वो। जनरल लेजर में भी इतना ही आना चाहिए जितना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किया गया है। द ऑडिटर शुड ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द एवरेज बैलेंस एंड रिकम्प्यूट प्रोसेस, वो अंडरस्टैंड करता है कि कैसे बैंक इसको कंप्यूट करती है एवरेज बैलेंस के ऊपर, एंड रिकम्प्यूट भी करके देखता है वो सेम ऑन द सैम्पल बेसिस के ऊपर वो रिकम्प्यूट करके देख लेता है। तो ऑडिटर शुड ऑन द टेस्ट चेक बेसिस वेरीफाइड करता है कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंड इंश्योर करता है वो कि जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड किया गया है सारे डिपॉजिट के ऊपर अप टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट डेट के ऊपर जितनी भी डिपॉजिट है उन सब के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। इंटरेस्ट रेट आर इन अकॉर्डेंस विद द बैंक्स इंटरनल रेगुलेशन, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो बैंक के इंटरनल रेगुलेशन के हिसाब से है ना, आरबीआई के डायरेक्टिव्स के हिसाब से है ना, एग्रीमेंट विद द रेस्पेक्टिव डिपॉजिट होल्डर के हिसाब से है ना। इंटरेस्ट ऑन द सेविंग अकाउंट्स आर इन अकॉर्डेंस, जो भी इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट्स का वो इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स जो भी बनाए गए हैं बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा इन हिज बिहाफ, उसके हिसाब से है ना। इंटरेस्ट ऑन द इंटर ब्रांच बैलेंसेस के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी प्रोवाइड किया गया है उसी रेट पे जो रेट प्रिस्क्राइब किया गया है हेड ऑफिस या तो आरबीआई के द्वारा। द ऑडिटर शुड एस सर्टेन वेदर देयर आर एनी चेंजेस, अगर ऑडिटर ये एस सर्टेन करता है मतलब जान करता है, देख लेता है कि कोई चेंजेस तो नहीं है ना इंटरेस्ट रेट के अंदर ऑन द सेविंग अकाउंट्स एंड द टर्म डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द इंटरेस्ट रेट कार्ड फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट, वो ये कैसे करता है, इंटरेस्ट रेट कार्ड आता है वो देखकर, वेरियस टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कार्ड होता है उसके अंदर सब रेट लिखे हुए होते हैं, एंड एनालाइज करता है वो इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर द पीरियड अकॉर्डिंगली, और वो एनालाइज कर लेता है कि अच्छा इतना इंटरेस्ट कार्ड के अंदर रेट लिखा गया है तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही किया गया है ना इंटरेस्ट चार्ज, वो देख लेता है उस पीरियड का। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द कंप्लीटनेस, ऑडिटर एग्जामिन करता है कंप्लीटनेस के जो इंटरेस्ट अक्रूड किया गया है ऑन द एंटायर बोरोइंग्स पोर्टफोलियो एंड द सेम शुड बी एग्रीड विद द जनरल लेजर,
जितना इंटरेस्ट बोला गया उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ना, और वो एग्री भी करता है, तो जनरल रिजल्ट से वो खाली सिर्फ क्या कर लेता है, ऑडिटर एग्जामिन कर लेता है। तो ऑडिटर शुड रिकम्प्यूट, ऑडिटर रिकम्प्यूट करता है इंटरेस्ट अक्रूवल को बाय रिफरिंग टू द पैरामीटर्स लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, कितने फ्रिक्वेंटली इंटरेस्ट पे किया जाता है उसके हिसाब से, रेट ऑफ द इंटरेस्ट पीरियड एलप्स टिल द डेट ऑफ द बैलेंस शीट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर वो इंटरेस्ट देख लेता है, इंटरेस्ट अमाउंट देख लेता है, प्रीमियम कितना फ्रीक्वेंटली पे किया जाता है इंटरेस्ट अमाउंट को, फ्रॉम द टर्म शीट डील्स टिकट एग्रीमेंट एक्सेट्रा, एंड ensures that the recomputations and ensures that the recomputed amount is tallying with the amount as per the books, जो भी recomputed amount जो भी उसने recompute किया गया है वो tallied होनी चाहिए, किससे books tallied होनी चाहिए with the amount as per the books accounts, जो भी उसने सैम्पल बेसिस के ऊपर लिए थे उसका जो भी उसने रिकम्प्यूट किया था इंटरेस्ट वो टैली हो जानी चाहिए, किससे जो भी वो अकाउंट्स के अंदर देख रहा है अमाउंट उससे, विथ एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होती है तो वो मैनेजमेंट से पूछेगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ब्रांच मैनेजर से पूछेगा। फॉर द ऑडिट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द ऑडिटर शुड, ऑडिटर क्या करेगा, स्टडी करेगा, इवेल्युएट करेगा सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द ऑथराइजेशन प्रोसीजर्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऑडिट कर रहा है तो ऑडिटर क्या देखेगा, तो ऑडिटर स्टडी करता है, इवेल्युएट करता है इंटरनल कंट्रोल्स को रिलेटिंग टू द एक्सपेंस, ये भी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इनके रिलेशंस के अंदर वो आईसी को चेक करता है, इवेल्युएट करता है, स्टडी करता है, इंक्लूडिंग द ऑथराइजेशन प्रोसेस भी देखता है कि किसने ऑथराइज किया गया है इसको, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ताकि वो डिटरमाइन करे एनटीई ऑफ हीज ऑडिट प्रोसीजर्स, उसकी ऑडिट प्रोसीजर उसको कितनी लगानी है वो उससे पता पड़ पाएगी। शुड एग्जामिन वेदर देयर एनी डाइवर्जेंस ट्रेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ द मेजर आइटम्स ऑफ द एक्सपेंसेस, वो देखता है कि कुछ डाइवर्जेंस ट्रेंड तो नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पिछली बार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम थे और इस बार बहुत बढ़ के आ रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स हो गया, मतलब ट्रेंड्स के हिसाब से एक प्रीवियस ईयर में कम और उसके बाद इतने बढ़ के आ गए, वैसा क्या हो गया, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स हो गया, तो इसको भी वो एग्जामिन करता है और पूछता है अगर कोई डिफरेंस होता है तो। परफॉर्म द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल के तौर पर असेस करता है रीजनेबलनेस ऑफ द एक्सपेंसेस बाय वर्किंग आउट द रेशियोज लगाकर चेक करता है टू द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रीजनेबलनेस के अंदर ये रेशियोज लगाकर वो चेक कर लेता है टू द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कंपेयरिंग इट विद द करस्पॉन्डिंग फिगर जो प्रीवियस ईयर की आ रही है उससे कंपेयर करके वो चेक कर लेता है, अगर कोई वेरिएंस लगता है तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट से डिस्कस करता है। वेरीफाई द एक्सपेंसेस विद रेफरेंस टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड चेक द कैलकुलेशंस व्हेन एवर रिक्वायर्ड, वेरीफाई करता है एक्सपेंसेस को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ और चेक करता है कैलकुलेशंस को जब भी उसको रिक्वायर्ड लगती है तब।